तो एल्कोहल और ईथर इसी पे चर्चा चल रही थी अपनी। और एल्कोहल और ईथर में क्या है दरअसल, ये कौन से समावेशी हैं, ये क्रियात्मक समावेशी है। आज ही मेरे को ठीक लगा आपकी बात, कल जैसे आप बात करने लगे थे बीच में, तो आज तो बच्चों में सुधार है भाई। मॉनिटर थैंक्स आप लोगों को कि आपने मॉनिटर क्यों, आप सबको थैंक्स बोलता हूँ मैं। थैंक्स तो मैं उन सब बच्चों को बोलता हूँ जो बच्चे पढ़ते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं पढ़ने वाले बच्चे। जो सरदार सर बहुत आगे जाए, ये मन में आप कर सकते हैं, तभी तो अपन साइंस के अंदर लगातार टॉप करते जा रहे हैं। आप ही कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। हम पढ़ते सब तो टॉप हो गया। टॉप कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं और बच्चे करेंगे। बस थोड़ी सी आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। जैसे मान लीजिए 4 का होगा तो अपने आप देखो, अब मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत भी मुझे नहीं लगती है। 4 कार्बन का एल्किल समूह हो तो आपके दिमाग में बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपके कंठस्थ हो गई है बात कि नॉर्मल ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। मैं तो सब आ रहा है। कई ऐसे स्टूडेंट है तो साइंस नहीं है और वो भी कहते हैं गुरुजी आप क्या पढ़ाते हो, ब्यूटिल 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 4 बार क्यों बोलते हो। अरे 4 बार इसलिए बोलते हैं भाई कि C4H9 जो ब्यूटिल है इसकी 4 संरचना बन जाती है, तो बना देते हैं। जैसे यहां से हमने शुरू किया 1 2 3 4, अब गाड़ी सीधी जा रही है छुक छुक छुक, तो आप समझ रहे हैं नॉर्मल है। तो नॉर्मल ही बात है, नॉर्मल ब्यूटिल तो क्या हो जाएगा, N ब्यूटिल है, नॉर्मल ब्यूटिल। और ब्यूटिल है और ये मेथिल है, तो पहले कौन सा आएगा, ब्यूटिल आएगा अंग्रेजी के हिसाब से। एक तरह से N ब्यूटिल मेथिल ईथर। और आईयूपीएसी में फिर आप अंकन कर दीजिए 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन, 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन। आपने मान लीजिए, अब आप इसको देख के बताइए, ये द्वितीयक हो गया, आइसो नहीं है। देखो ये देखो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है, इसको मेरे वैसे से घुमा के लिखा है, तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक है तो मेथिल, द्वितीयक ब्यूटिल, सीधा ऐसे लिख दे द्वितीयक, द्वितीयक ब्यूटिल क्या हो जाएगा, ईथर। और अंकन करेंगे तो 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। आपको मैंने बताई थी आइस और नियो यदि है तो आई और एन को लेते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं लेते तो ज्यादा बढ़िया है। इसको आप द्वितीयक ब्यूटिल मेथिल ईथर लिखो। क्यों बताओ, अंग्रेजी के हिसाब से बी पे ले आ रहा है। अब मान लीजिए ये लिखा आपने, तो ये आइसो है, ये संरचना क्या आ गई, आइसो आ गई। अब एम और आई में पहले कौन सा आएगा, आई आएगा, तो क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल मेथिल ईथर। अब यहां पर आपको देखो अंकन करना पड़ेगा 1 2 3, देखो दोबारा अंकन करना पड़ेगा। अब यहां कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों के कि पहले मेथॉक्सी लिखे कि मेथिल लिखे। अरे भाई आप योगी का नाम बोलो दिमाग से, एल्कोक्सी एल्केन, इसका मतलब पहले एल्कोक्सी को लिखना है। क्या लिखना है, और एल्कोक्सी कौन सा है, इसमें एल्कोक्सी कौन सा है, मेथॉक्सी। ये लिखेंगे मेथॉक्सी। फिर जनक श्रृंखला को देखो आप, जनक 3 की है, 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। इसको फिर समझ लेना आप लोग, कई बार कंफ्यूजन होता है इसके अंदर। जो छोटे कम कार्बन वाला है वो एल्कोक्सी के रूप में आएगा। ये जनक है, इस जनक का नाम लिखा है मैंने तो सिर्फ, तो इसका नाम क्या है, 2 मेथिल प्रोपेन है। बस
1 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। ये से तृतीय ब्यूटिल, मेथिल ईथर। अब तो आप नाम लिख सकते हैं ना, 1 2 3। 2 मेथॉक्सी वो कम कार्बन वाला एल्कोक्सी आएगा, 2 पे क्या आ गया मेथॉक्सी, फिर 2 पे मेथिल है 2 मेथिल प्रोपेन, ये इनका नाम हो जाएगा। कितने नाम लिख सकते हैं आप लोग, थोड़ा अभ्यास करेंगे तो सब कर सकते हैं। यदि बेंजीन वाले पर है, किस पर, बेंजीन वाले पर, ये देखो ये मेथिल है, ये फेनिल है। फेनिल में मैं बार बार कह रहा हूं पी होता है पहला अक्षर, तो इसका जो साधारण नाम आएगा मेथिल फेनिल ईथर। देखिए ये इसका साधारण नाम है। जैसे आप मेथिल एथिल मेथिल लिखते हैं ना, वैसे ही लिखना है मेथिल फेनिल ईथर। इसको अपन मेथॉक्सी बेंजीन, आईपीसी में क्या बोल सकते हैं, मेथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन है ये जनक, ये मेथॉक्सी आ गया। इसी का नाम है एनिसोल। जो सबसे ज्यादा प्रचलित नाम इसका आता है वो क्या होता है, एनिसोल। मेथॉक्सी बेंजीन से भी ज्यादा नाम जो प्रचलित है वो क्या है, एनिसोल। इसी तरह से जैसे हमने यहां जोड़ा तो क्या नाम हो जाएगा, एथिल फेनिल ईथर। एथिल फेनिल ईथर है। अब इसका आईपीसी नाम समझ गए आप, एथॉक्सी बेंजीन। और इस एथॉक्सी बेंजीन को ही जो प्रचलित नाम है वो है फेनिटोल। ज्यादा नाम क्या प्रसिद्ध है, फेनिटोल। एनिसोल और फेनिटोल ये एरोमेटिक ईथर हैं। इसी प्रकार से कई बार क्या होता है, अभ्यास की कमी के कारण से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये लिख दिया किसी ने, अब ये यौगिक लिख दिया, इधर लिख दो आप CH2, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो आपके। ये यौगिक है मान लीजिए, अब ये यौगिक है और स्टूडेंट ये सोचे कि सर इसके 2 आ गए, क्या दिक्कत है 2 आ गए तो आपको 2 जनक ये लेना है एल्केन, और दोनों एक पे जुड़ा है, दूसरा 2 पे जुड़ा है, तो क्या लिखोगे 1 2 डाई मेथॉक्सी एथेन। 1 2 डाई मेथॉक्सी एथेन। यदि मान लीजिए कोई यौगिक ये आ गया, ऐसे लिख दिया, तो बताओ अंकन किधर से करेंगे, यहां तो मेथिलर या एथॉक्सी है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये ज्ञान है कि ईथर के लिए सदैव पूर्व लगन लगता है, इसलिए वो क्रियात्मक समूह पर ध्यान नहीं देते। ये क्रियात्मक समूह होते भी आईपीसी पद्धति ये कहती है इसका पूर्व लगन लगना है, तो आपको इधर से अंकन करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहां 1 पर 2 जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, 2 मेथिल जुड़ गए। यहां 1 है तो ज्यादा जुड़े, उसको वरीयता दे रहे हैं। क्या नाम हो जाए इसका, 2 एथॉक्सी 1 1 1, 2 बार आ गया ना, 1 1 डाई मेथिल बेंजीन। ध्यान देना आप, अंकन किया है मेथिल की तरफ से 2 है इसलिए, और नाम जब लिख रहे हैं तो M से पहले एथॉक्सी आ रहा है, E आ रहा है, तो क्या लिखा 2 एथॉक्सी 1 1 डाई मेथिल बेंजीन।
मान लीजिए ये आ गया, तो इसको आपको पता है ये कौन सी संरचना की, वाइनिल, और ये मेथिल। एम पहले आएगा इसमें, मेथिल साधारण नाम, वाइनिल इथर, मेथिल वाइनिल इथर। अब इसको आईपीएस में क्या बोलेंगे, क्योंकि ये कम कार्बन आ गया, उसका एल्कोक्सी लिखना है तो मेथोक्सी। और यहां कितने कार्बन है, 2, तो मेथोक्सी एथीन। क्या नाम हो जाए इसका, मेथोक्सी एथीन। तो इस तरह से अपन इथर के नाम लिखते हैं। और इथर भी ध्यान रखना, आप इथर समावयवता प्रदर्शित करता है, मध्यावयवता, सॉरी, और तो करता ही करता है मध्यावयवता, जो भी मैं द्वितीय और तृतीय के मीन में बोल रहा था। मध्यावयवता ये कई बहुत कम बच्चे इसको पकड़ पाते हैं। जैसे ये फिर मैं लिख देता हूं, मध्यावयवता में CH2 समूह का विनियोजन होता है। और विनियोजन का मतलब ये समझ लो आप, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगा कि एक CH2 इधर था वो इधर आ गया, ये मान लो। अब ये यौगिक, इसका अणु सूत्र तो समान ही होगा, C4H10O, लेकिन चूंकि इसमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन संयोजकता 2 होती है, आपको पता है, इसलिए द्विसंयोजी शब्द बोलते हैं। द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए CH2 समूह का विनियोजन हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल N प्रोपिल ईथर, और इसका हो जाएगा डाई एथिल ईथर। तो ये आप ध्यान रखिए ईथर के बारे में कि ईथर मध्यावयवता भी प्रदर्शित करता है। क्या करता है, मध्यावयवता। जब भी मध्यावयवता नाम आता है, ईथर का नाम सबसे ज्यादा आपके दिमाग में रहना चाहिए। और ईथर किसका क्रियात्मक समावयवी है, ईथर एल्कोहल का क्रियात्मक समावयवी किसका है। तो आप देखिए, एक बार मैंने क्वेश्चन दिया था आपको C4H10O, इस सूत्र को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें 2 प्रकार के यौगिक बन सकते हैं, एल्कोहल और दूसरा ईथर। जितने एल्कोहल बन सकते हैं वो एल्कोहल बनाइए, जितने ईथर बन सकते हैं वो ईथर बनाइए। तो क्रियात्मक समूह के हिसाब से लगभग अपनी बात एक क्रियात्मक समूह वाले जो यौगिक होते हैं उनकी हो चुकी है। काफी नाम आते हैं, मान लीजिए जैसे मैं कल बोल रहा था एमीन के बारे में, ये याद आ रहा है मेरे को, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। अब बहुत से बच्चे हो सकता है उसका अभ्यास नहीं किया होगा, ये यौगिक होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। इसका क्या आईपीसी नाम होगा ये भी मैंने बता दिया कि इसको खोल के लिख दो आप, NH2 CH2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार लिखिए। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन 1,6 डाइएमीन, ये यौगिक आ गया। इसी तरह से यदि हम कोई भी यौगिक का नाम लिख सकते हैं, बशर्ते कि एक क्रियात्मक समूह वाले हो जो आपको ज़्यादा बताए हैं। और यहाँ से आपके ये दिमाग में आना चाहिए कि यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो तो कईयों के पूर्व लगेंगे, किसके लगेंगे वो तो आपको पता ही है। जैसे मान लीजिए मैंने एक दिन लैक्टिक अम्ल का नाम लिखा था, ये सूत्र था लैक्टिक अम्ल का, और अब बच्चों को ये पता होना चाहिए ये लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही होती है। ऐसे लिख दिया मान लो तो संरचना में अंतर है, बाकी एक ही यौगिक होता है। तो यहाँ आपको 2 क्रियात्मक समूह में से छांटना पड़ेगा वरिष्ठ कौन सा है, और उसके लिए वही जो अपनी क्रम वाली सारणी है, क्रम वाली सारणी समझते हैं आप, जिसमें सबसे वरिष्ठ कौन सा क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल,
उसके बाद सल्फोनिक अम्ल, सबसे वरिष्ठ कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके बाद सल्फोनिक अम्ल, 3 नंबर पे एनहाइड्राइड, 4 नंबर पे एसिड हैलाइड, उसके बाद एमाइड, एमाइड के बाद नाइट्राइल, नाइट्राइल के बाद आइसोनाइट्राइल, समझ रहे, CnNC की बात कर रहा हूं। उसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन, और कीटोन के बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद थायोल, थायोल के बाद एमीन, और लास्ट में जो अभी आज पढ़ा आप लोगों ने ईथर। ये क्रम है। यदि किसी यौगिक के साथ जैसे इसमें ये OH आ गया तो यहां इसका पूर्व लगन लगेगा, तो आपको पूर्व लगन वाली बात भी साथ साथ चलनी चाहिए। हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी क्यों लग गया? कोई कहता है सर OH के लिए तो ओल लगता है। ओल तब लगता है तब एक ही क्रियात्मक समूह तो अनुलग्न लगना है, और यहां क्या लग जाएगा? इसका पूर्व लगन लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई यौगिक लिखा ये लिखा, तो लंबी श्रृंखला का चयन करना, आप देख लेना अभ्यास करके, और ऐसी श्रृंखला का चयन करो जिसमें वरिष्ठ क्रियात्मक समूह शामिल हो। वरिष्ठ को नहीं छोड़ सकते, ये ध्यान रखना, वरिष्ठ क्रियात्मक समूह तो आना ही चाहिए। तो वरिष्ठ इसमें ये 3 दावेदार है, CN, OH, NH2। आपको ये देखना पड़ेगा कि सारणी में सबसे ऊपर कौन सा था, तो जिसको सारणी क्रम से याद है वो बता देगा CN है। CN है तो अंक इधर से होगा 1 2 3 4 5। जो ये 5 हुए तो अब 3 बच गए, एक CH3, एक बच गया OH, एक बच गया NH2। देखो आप CN तो वरिष्ठ आ गया ना, तो यहां से अपन ने अंकन कर दिया, तो एक CH3, एक OH और एक NH2। तो अब जब नाम लिखोगे तो नाम लिखते समय पूर्व लगन लगेंगे। मेथिल लग गया इसका, OH का हाइड्रोक्सी होता है हाइड्रोक्सी, और NH2 का होता है एमिनो। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन सा आया? देखो 2 बात है भाई, सीधी सीधी। वरिष्ठ क्रियात्मक समूह छोड़ना ही नहीं है। वरिष्ठ क्रियात्मक समूह युक्त लंबी श्रृंखला, वरिष्ठ का कैसे पता चलेगा? जो है एक बार अभ्यास करने के लिए उतार के देख लो, अभी कौन सा ऊपर आ रहा है वो वरिष्ठ है, उसका अनुलग्न लगना है। बाकी सब का क्या लगना है? पूर्व लगन लगना है। तो अब किस किस के लगेगा पूर्व लगन? इस CH3 को नंबर नहीं मिला, इसका पूर्व लगन लगेगा, OH का पूर्व लगन लगेगा, NH2 का पूर्व लगन लगेगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला से इनका नाम लिखो, 4 एमिनो, 3 हाइड्रोक्सी, 2 मेथिल, कुल कितने हो गए? 5 पेंटे नाइट्राइल, पेंटे नाइट्राइल। क्यों हो गया पेंटे नाइट्राइल? क्योंकि 5 कार्बन है और CN के लिए अनुलग्न क्या लगेगा? नाइट्राइल लगेगा। मान लीजिए होगी, मैंने वो लिखा CH3, CH, SH, CH, CN, CH, CONH2, CH2, CH2, COH। लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो लंबी श्रृंखला ये होगी 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए मैंने उधर से क्यों अंकन किया? क्योंकि इस यौगिक में कौन कौन से समूह है वो देखो आप, एक CN है, एक SH है, एक CONH2 है और एक COH है। 4 है। देखो 4 में आपको पता है सबसे वरिष्ठ कौन सा है? COH है। ये नहीं होता तो CONH2 की बारी आती, वो नहीं होता तो CN की बारी आती, वो भी नहीं तो SH की आती। अब इनका पूर्व लगन के हिसाब से देखो कि COH के लिए तो फिक्स हो गया ना, OH कम लगेगा। अब बाकी कौन से रहेंगे? SH का लगता है थायोल, T से शुरू होगा, T से। ये साइनो C से,
ये है एमिडो, एमिडो लगता है इनका, तो ए पहले आएगा, कौन सा आ जाएगा, ए। तो फॉर एमिडो 5 साइनो 6 थायो, थायो भी देख सकते हैं, मर्केप्टा लिख दो, मर्केप्टा ज्यादा सही है वैसे। क्या लिखिए, 6 मर्केप्टा, थायो भी लिख सकते हैं। और जनक भी कहते 7 हेप्टे नोइक अम्ल। फिर देखिए 7 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला COH है, CONH2 है, CN है, SH है। सबसे वरिष्ठ कौन सा है, COH है, इसलिए उसका अनुलग्न लगेगा। बाकी के क्या लगेंगे, पूर्व लगन लगेंगे। तो बाकी के पूर्व लगन लगेंगे तो SH का पूर्व लगन लगना है मर्केप्टा या थायोल, CN का साइनो लगता है, CONH2 का एमिडो लगता है। उसको फिर आप अंग्रेजी वर्णमाला से लिख करके यौगिक का नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग एक से अधिक क्रियात्मक समूह जो होता है उनके नाम लिख सकते हैं, और उसमें अनुलग्न और पूर्वलग्न का आपको विशेष ध्यान देना है। आप डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, उसके भी ध्यान दीजिए। तो जितने ज़्यादा यौगिक आप करेंगे उतने ही आप लोग उसके नाम सही बता पाएंगे। मैं आज जो अभी लिख रहा हूँ बोर्ड पे, उसको आप करना अभ्यास, उसको देखना कि आप क्या इनके नाम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने हो गए, 4। इन यौगिकों के आप पांचों के नाम लिखेंगे। और कुछ बच्चे कह रहे हैं पीछे नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि आप लोगों को, ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये ऊपर वाला नहीं दिख रहा। अच्छा, तो इसको ऐसे लिख लो आप, अब तो दिख रहा है। तो ये यौगिक हैं, इनके आप IUPAC से नाम लिख करके कल भेजिए, जो आप वीडियो देखते हैं उसके बाद में। और इसके बाद अपन आगे की कहानी शुरू करेंगे, क्रियात्मक समूह से आगे का संसार देखते हैं क्या होता है, और उसके बारे में और अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।